अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर 15 पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी कैन 1104 में हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनका ताल्लुक हमारे उन एम्पिरिकल लॉज से है जिन लॉज की मदद से हम साइज रिडक्शन के ऑपरेशन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको एस्टिमेट करते हैं। हम ये जो तीन लॉज हैं, रिटेंजर्स लॉ, किक्स लॉ और बॉन्ड्स लॉ, इनकी इक्वेशंस को हम ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में हम ड्राइव कर चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ें अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, मैं उनकी रिवीजन करता हूं ताकि वो चीज़ें जब हम फॉर्मूलाज में अपने प्रॉब्लम्स में यूज़ करें तो आप लोगों को किसी मसले का सामना ना करना पड़े। अच्छा देखिए, हमारे पास जो इंडिविजुअल कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, आपके पास कोई भी सॉलिड पार्टिकल है अगर मौजूद है, उस सॉलिड पार्टिकल के ऊपर हमारे पास अगर वो उसका साइज 1000 to 100 मिलीमीटर तक हो तो ऐसे सॉलिड पार्टिकल को हम कोर्स पार्टिकल्स कहते हैं। अगर आपके सॉलिड पार्टिकल्स की जो साइज रेंज है वो 100 से 1 मिलीमीटर तक हो तो ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स को हम मीडियम सॉलिड पार्टिकल्स कहते हैं। अगर आपके सॉलिड पार्टिकल्स की साइज रेंज 1 to 0.01 मिलीमीटर तक हो तो ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स को हम फाइन्स कहते हैं। जबकि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स जिनका साइज 0.01 मिलीमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है उन्हें हम अल्ट्रा फाइन्स कहते हैं। अच्छा, ये थी किसी साइज, हम जब बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई सॉलिड पार्टिकल मौजूद है, उसकी किस तरीके से साइज रेंज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और साइज रेंज है जो कि बेसिकली साइज रिडक्शन इक्विपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे जो तीन एम्पिरिकल लॉज हैं, इन तीन एम्पिरिकल लॉज के अंदर बेसिकली ये जो रेंज है ये आप लोगों के लिए जानना और इसको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि आपके जो एम्पिरिकल लॉज हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइज रिडक्शन पर वो एप्लीकेबल होते हैं। इस वजह से आपको अगर गिवन फीड और प्रोडक्ट साइज की रेंज का इल्म होगा तो आप बहुत आसानी के साथ प्रॉपर और सही एम्पिरिकल लॉ को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जब कोर्स क्रशर होता है तो उसके लिए जो फील्ड साइज है वो 1500 से 40 mm, जबकि जो प्रोडक्ट साइज है वो 50 mm से 5 mm तक होता है। इंटरमीडिएट क्रशर्स के लिए आपकी फील्ड साइज 50 से 5 mm और जो प्रोडक्ट साइज है वो 5 से 0.1 मिलीमीटर तक होता है। फाइन ग्राइंडर्स के लिए आपकी फीड साइज 5 से 2 मिलीमीटर और जो आपका प्रोडक्ट साइज है वो 0.1 मिलीमीटर तक होता है। सॉरी, वो जो प्रोडक्ट साइज है इट शुड बी लेस देन 0.1 मिलीमीटर। जबकि कोलाइड मिल्स में आपका फीड साइज 0.2 मिलीमीटर है या 0.2 मिलीमीटर से वो छोटा होगा। उसके बाद जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट विल बी अप टू 0.01 माइक्रोमीटर। तो ये जो रेंज है बेसिकली इस रेंज को याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रॉब्लम्स करें तो प्रॉब्लम्स के अंदर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपने किस, अगर ये भी बताया जा सकता है कि आपने किस लॉ के मुताबिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर नहीं बताया जाता तो आप साइज रेंजेस की मदद से अंदाजा लगा सकें कि कौन सी जो एनर्जी है वो आपको जो कैलकुलेट करनी है वो किस प्रॉपर लॉ के जरिए आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो रिटेंजर्स लॉ है उसकी इक्वेशन मौजूद है कि E इज इक्वल टू KRFC 1/L2 माइनस 1/L1। इस फॉर्मूले में जो E है, दिस इज एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द साइज रिडक्शन ऑपरेशन। ये जो KR है ये आपका रिटेंजर्स कांस्टेंट है। FC आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है
तो आपका जो मटेरियल जितना हार्ड होता है उसकी वो ही क्रशिंग स्ट्रेंथ हो सकती है। उसके अलावा आपका L1 जो है वो जो फीड साइज आपकी सॉलिड्स की और आपका जो उसके अलावा L2 जो है दिस इज द प्रोडक्ट साइज। अच्छा, अब जो रिटेंजर्स लॉ है ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि रिटेंजर्स लॉ इज एप्लीकेबल टू फाइन ग्राइंडिंग। इसका मतलब है देखिए, अगर आपके पास कोई इस तरह का सिनेरियो है, कोई इस तरह की रेंज है, कोई इस तरह का सिनेरियो है, तो आप जो लॉ लगाएंगे वो आपका जो लॉ होगा वो रिटेंजर्स लॉ होगा। इसी तरह जो किक्स लॉ है, किक्स लॉ में आप क्या कहते हैं कि E इज इक्वल टू KKFC ln L1 ओवर L2। इस लॉ में आपके पास E जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड है, जो KK है वो किक्स कांस्टेंट है, FC जो है वो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है, जबकि L1 आपका फीड साइज ऑफ द पार्टिकल्स है, L2 जो है आपका प्रोडक्ट साइज है पार्टिकल्स का। तो जो किक्स लॉ है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द कोर्स क्रशिंग। तो अब आपको जब कोर्स क्रशिंग की रेंज का पता होगा, आप इस लॉ को एफिशिएंटली और बड़े दुरुस्त तरीके से यूज कर सकेंगे। बॉन्ड्स लॉ के हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशन मौजूद हैं। जो एक्सप्रेशन नंबर 1 है इसका, ये दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। डिपेंड करेगा आपके पास अगर EI की वैल्यू मौजूद है आप EI यूज करें, अगर EI की वैल्यू मौजूद नहीं है तो अब आप फिर ये वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, हमारे पास बेटा इट्स वेरी गुड कि अगर आपके पास EI जो है वर्क इंडेक्स की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो फिर आप ये वाली इक्वेशन को यूज करें। तो E इज इक्वल टू 2C मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर L2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर Q की पावर 1/2। और अगर इस C की वैल्यू आप 5EI पुट कर दें तो आपके पास E बन जाएगा, E इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू EI मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100 ओवर L2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर Q टू द पावर 1/2। इस फॉर्मूले में आपके पास जो E है एनर्जी रिक्वायर्ड है, C कोई कांस्टेंट है लेकिन ये कोई यूनिटलेस डायमेंशनलेस नहीं है, इसके यूनिट्स मौजूद होंगे। इसके अलावा आपके पास जो EI है वो वर्क इंडेक्स है, L2 जो है प्रोडक्ट साइज है, L1 जो अगर कोई हो तो वो आपका फील्ड साइज होगा, जो Q है दिस Q इज रिडक्शन रेशियो व्हिच इज L1 over L2। That means the ratio of the field size to the product size is the reduction ratio Q is equal to L1 over L2। अच्छा जी, जो बॉन्ड्स लॉ है, ये बॉन्ड्स लॉ आपके एप्लीकेबल है इंटरमीडिएट क्रशिंग पर, या ये उन यूनिट ऑपरेशंस पर, ये उन क्रशिंग ऑपरेशंस पर एप्लीकेबल है जहां पर आपका जो क्रशिंग के बाद प्रोडक्ट आया है, अगर उस प्रोडक्ट का 80% 100 माइक्रोमीटर स्क्रीन से पास कर जाए तो आप ये कहेंगे कि आप इस लॉ को यूज कर सकते हैं। तो बेटा फिर अगेन जो बॉन्ड्स लॉ है ये आपका एप्लीकेबल है इंटरमीडिएट क्रशिंग के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्रशिंग ऑपरेशन लग रहा है और उस क्रशिंग ऑपरेशन के नतीजे में जो आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, उस प्रोडक्ट का अगर 80% 100 माइक्रोमीटर स्क्रीन से पास कर जाता है तो आप बॉन्ड्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, बॉन्ड्स लॉ के अंदर एक जो टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म थी, वर्क इंडेक्स की टर्म मौजूद थी, जिसको हम EI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली बॉन्ड ने वर्क इंडेक्स का एक कॉन्सेप्ट दिया था, और ये वर्क इंडेक्स क्या चीज है? बेसिकली वर्क इंडेक्स एक एनर्जी है जो कि आप किसी यूनिट मास ऑफ मटेरियल पर लगा रहे हैं जब आप उसका साइज रिडक्शन करना चाहते हैं। अब आप जो साइज रिडक्शन कर रहे हैं किसी यूनिट मास ऑफ मटेरियल की, तो आप साइज रिडक्शन कर रहे हैं फील्ड साइज L1 को
एक आप जो है बेसिकली जो है प्रोडक्ट साइज आप L2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपकी जो फीड साइज L1 है ये बहुत बड़ी है, जबकि जो प्रोडक्ट साइज L2 है ये आपके पास प्रोडक्ट साइज काफी छोटा आ रहा है। अच्छा, अब आपका जो प्रोडक्ट बना है, अगर उस प्रोडक्ट का 80% इस प्रोडक्ट का 80% 100 माइक्रोमीटर स्क्रीन से पास कर जाता है, तो आप ये कहेंगे कि आपने जो एनर्जी लगाई है इस साइज रिडक्शन करने को, दिस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क इंडेक्स। तो बेसिकली बेटा यही चीज आपके बॉन्ड्स लॉ के अंदर भी अप्लाई की जाती है, वर्क इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि वर्क इंडेक्स में आपको पता होना चाहिए कि ये वो एनर्जी है जो कि आपके यूनिट मास ऑफ मटेरियल की साइज रिडक्शन के लिए यूज हो रही है। जब आप अपने उस यूनिट मास को उसकी साइज रिडक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से कि उसका फीड साइज L1 को आप उसके प्रोडक्ट साइज L2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब आप इसकी साइज रिडक्शन कर रहे हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट L2 बन रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट L2 उसका 80% 100 माइक्रोमीटर स्क्रीन से पास कर जाए, तो आप समझ जाइए कि जो एनर्जी लग रही है वो बेसिकली वर्क इंडेक्स है। और इसलिए इसको लिखा ऐसे जाता है कि इस प्रोसेस में जो रिडक्शन रेशियो होगी, यानी कि फीड साइज L1 जिसको आप इनफाइनाइट ले रहे हैं, दैट मीन्स इट इज क्वाइट लार्ज, प्रोडक्ट साइज आपका L2 वेरी स्मॉल। सो व्हेन यू डिवाइड समथिंग वेरी बिग with something very small which approaches to almost zero, यानी कि 1 over जो जीरो होता है इंफिनिटी होता है। तो बेसिकली when something is very large in the numerator, इस ऊपर वाली जगह में जो न्यूमिनेटर है अगर कोई चीज बहुत बड़ी हो, और डिनोमिनेटर जो कि नीचे है अगर कोई चीज बहुत छोटी हो, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, दिस रिजल्ट विल बी इंफिनिटी। तो अगर आपके पास मिसाल के तौर पर एक्चुअली हम जीरो के लिए लेते हैं तो आपके पास ऑलमोस्ट इंफिनिटी आएगा। इस तरीके से आप वर्क इंडेक्स को बेसिकली डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने वर्क इंडेक्स और बॉन्ड्स लॉ की हमने इक्वेशन वगैरह फार्मूलाज देखे, इससे एक और बॉन्ड ने बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन की। वो कंक्लूजन बेसिकली क्या थी? वो कंक्लूजन ये थी कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मटेरियल है, अगर उस मटेरियल का 80% किसी पर्टिकुलर स्क्रीन से पास कर जाता है, मिसाल के तौर पर जब आप उसका स्क्रीन एनालिसिस करते हैं, तो स्क्रीन एनालिसिस किया तो आपको पता ये लगा कि स्क्रीन एनालिसिस में आपके पास वो जो उसका 80% आपके पास एक मखसूस स्क्रीन पर आ गया है। अगर आपके पास 80% जो मटेरियल है वो आपकी किसी पर्टिकुलर स्क्रीन से पास कर जाता है, तो बेसिकली वो जिस स्क्रीन में से पास किया है मटेरियल, तो वो जिस होल्स में से पास कर रहा है, वो जो स्क्वेयर्स हैं उस स्क्रीन के अंदर जिसमें से ये मटेरियल पास कर गया है, आप उस स्क्वेयर होल का साइज कंसीडर कर लेंगे जो कि आपके मटेरियल के साइज के मुताबिक हो। बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए। लेट्स से कि आपके पास कोई मटेरियल है, उसके अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस मौजूद हैं, लेकिन 80% जो मटेरियल है आपका, लेट्स से इट इज 0.2 मिलीमीटर, and then you have 0.4 millimeters, then you have 0.6 millimeters, then you have 0.1 millimeter। अब अगर ऐसा कोई सिनेरियो आ जाए, क्योंकि आपका 80% जो मटेरियल है वो बेसिकली 0.2 मिलीमीटर स्क्रीन से पास कर गया, इसका मतलब ये है कि जो 0.2 मिलीमीटर के जो स्क्वेयर्स थे उसका मेश था, जो उन स्क्वेयर्स का साइज होगा वही इस 80% मटेरियल का साइज है, यानी कि वो 0.2 mm है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए आप उस मटेरियल का सारा एवरेज जो साइज है वो 0.2 मिलीमीटर ले सकते हैं। आपको इसके लिए लेंथी कैलकुलेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज को हम एक फर्दर प्रॉब्लम में भी यूज करेंगे, तो आप इंशाल्लाह वो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप यूनिट्स लगाते हैं, उस यूनिट्स में एनर्जी और पावर का जो कंपैरिजन है ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से? देखिए, बेसिकली जो एनर्जी होती है, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, जबकि जो पावर है
दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पावर का मतलब जब रेट की बात आती है, बिकॉज रेट इज समथिंग, जब आप किसी चीज को टाइम पर डिवाइड कर देते हैं वो रेट बन जाता है। तो बेसिकली आपके पास जो टाइम के साथ इसका ताल्लुक इस तरीके से है कि आपके पास जो रेट, आपके पास जो बॉडी ने जो उसके अंदर एबिलिटी है कि वो जो काम कर सकता है वो तो एनर्जी है, लेकिन बेसिकली वो जो एनर्जी जितने टाइम में कंज्यूम हो रही है उसका नाम पावर है। अच्छा, एनर्जी के जो डिफरेंट यूनिट्स हो सकती हैं उसमें वॉट आवर, अब आपने टाइम से घबरा नहीं जाना, देखिए ये वॉट आवर बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा है आपका, ये डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये रेट नहीं है, या किलोवाट आवर या जाउल, या इसके अलावा ये जाउल्स पर केजी, जाउल्स पर टन, जाउल्स पर ग्राम, इस तरह के जब यूनिट्स होंगे तो आपके पास वो एनर्जी के यूनिट्स होंगे। पावर के इसके मुकाबले में जो यूनिट्स हैं वो जाउल्स पर सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ डूइंग वर्क है, यानी कि आपकी एनर्जी कितने टाइम में कंज्यूम हो रही है उसका नाम पावर है। तो जाउल एनर्जी है, टाइम सेकंड है, जाउल्स पर सेकंड, ये जो चीज बनी आपके पास पावर बनी। जाउल्स पर सेकंड का दूसरा नाम वॉट भी है, यानी कि 1 जाउल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 वॉट। तो इसका मतलब है कि आप वॉट का यूनिट भी पावर के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और यूनिट किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, ये भी आपका पावर का यूनिट है। अच्छा, अब जरा देखते हैं क्रिटिकल स्पीड ऑफ द बॉल मिल वो क्या थी हमारे पास। बेसिकली देखिए, अगर आपकी बॉल मिल की जो स्पीड है, यानी कि जो बॉल मिल का शेल है, अगर वो बॉल मिल की जो शेल की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा कि जो बॉल्स हैं वो आपके मिल में मुसलसल जो है रोटेट करती रहेंगी, वो अपना कांटेक्ट ब्रेक नहीं करेंगी, वो नीचे नहीं गिरेंगी। दैट मीन्स इस स्टेज पे हम ये कहते हैं कि सेंट्रीफ्यूजिंग हो रही है, यानी कि आपकी जो बॉल्स हैं वो कांटेक्ट ब्रेक नहीं कर रही, बल्कि उन्होंने एक कांटेक्ट अपना मेंटेन रखा हुआ है, और उस मेंटेन कांटेक्ट की वजह से वो मुसलसल शेल के साथ साथ रोटेट कर रही हैं। दिस स्टेट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूजिंग। अच्छा, जब ये सेंट्रीफ्यूजिंग की स्टेट आपके बॉल मिल में आ जाए, जब जिस स्पीड पर बॉल मिल के जिस स्पीड पर ये स्टेट अचीव होगी, आप कहेंगे दिस इज द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द बॉल मिल, यानी कि द स्पीड ऑफ द बॉल मिल एट विच द सेंट्रीफ्यूजिंग टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द बॉल मिल। अच्छा, अब मैथमेटिकली क्रिटिकल स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके से है कि इटा सबस्क्रिप्ट सी, खाली अगर इटा हो तो ये नॉर्मल स्पीड है, इटा जब सी है दैट मीन्स इटा स्टैंड्स फॉर स्पीड, सबस्क्रिप्ट सी स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल। तो क्रिटिकल स्पीड इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ पर जो इटा सी है क्रिटिकल स्पीड ऑफ द बॉल मिल, जो पाई है आप जानते हैं 3.1416 या 22/7 इसकी वैल्यू होती है पाई की, जी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल जो आर है दिस इज द रेडियस, इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ द बॉल मिल, यानी कि जो बॉल मिल का शेल है उसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द बॉल्स। तो ये इस फॉर्मूले से आप इस तरीके से आप क्रिटिकल स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो बॉल मिल्स हैं बेसिकली प्रैक्टिकली जब आप उनको एफिशिएंटली बॉल मिल्स को ऑपरेट करते हैं, देन यू मस्ट ऑपरेट योर बॉल मिल एट 65 to 80% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड। मतलब आपके बॉल मिल के इस फॉर्मूले से जो क्रिटिकल स्पीड आएगी, उस क्रिटिकल स्पीड को जब आपकी बॉल मिल्स की जब क्रिटिकल स्पीड आपके पास आएगी, तो क्रिटिकल स्पीड आने से आपके पास बेसिकली आप क्रिटिकल स्पीड का 65 to 80% आप जो है वो यूज करते हैं, एक्चुअली अप्लाई करते हैं, तो वही आपकी एक्चुअल ऑपरेशनल स्पीड होती है। अच्छा, नॉर्मली एक आपको एक रूल ऑफ द थंब है, शॉर्टकट है
कि आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं, नॉर्मली आपको ये कहा जाता है कि आपके अगर 75% आप क्रिटिकल स्पीड पर अपनी बॉल मिल को चलाएं, यानी कि लेट्स से अगर if the critical speed of the ball mill is 100 rpm, then you must operate your ball mill at 75 rpm, यानी कि वो आपके पास जो है उसकी एक्चुअल उसकी स्पीड होनी चाहिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है बॉल मिल्स के हवाले से, आरपीएम्स के हवाले से। जो आरपीएम है बेसिकली दिस आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशंस पर मिनट। अच्छा, अब जब आपके पास कोई चीज 1/सेकंड होती है दैट मीन्स इट इज सेकंड इनवर्स, यानी कि अगर आप सेकंड को ऊपर ले जाएं तो पावर उसकी -1 हो जाएगी, एंड दिस सेकंड इनवर्स एक्चुअली इज कॉल्ड 1 हर्ट्ज। हर्ट्ज HERTZ, तो आप इसको 1 हर्ट्ज कहते हैं। इसी तरह जो 1 हर्ट्ज है बेसिकली 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 60 आरपीएम। तो आपके पास ये कन्वर्जन है जो कि बॉल मिल्स के फॉर्मूले में आप यूज करते हैं, क्योंकि आप जब इसका रिजल्ट निकालेंगे यू मस्ट गिव योर वैल्यूज इन आरपीएम बिकॉज द स्पीड शुड बी गिवन इन आरपीएम विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो आरपीएम को से हम इसको स्पीड के यूनिट्स को लिखते हैं। बनाना कैसे है, इस तरीके से आप इन यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज और हमारे पास है वॉल्यूम या मैस मीन डायमीटर। आपके पास लेट्स से मैंने आपको बताया था कि जो हम जब साइज की बात करते हैं बेसिकली एक सवाल है इंपॉर्टेंट है, लेक्चर में भी एक दफा बात की थी किसी स्टूडेंट ने कि आपके पास ये जो साइज हम कह रहे हैं तो कौन सा साइज कह रहे हैं। बेसिकली बेटा, क्योंकि जो सॉलिड्स हैं सॉलिड्स का कोई यूनिफॉर्म साइज नहीं है, सॉलिड्स का कोई यूनिफॉर्म साइज नहीं है। आपके गोल हो सकते हैं, स्फेरिकल। देखिए जब आपके पास लेट्स से कि अगर वो स्फेरिकल हैं, कोई उनकी कोई जो है एक पर्टिकुलर शेप है, आइडेंटिफाइबल शेप है, कोई रेगुलर शेप है, उस वक्त तो इनकी जो आपके पास लेंथ वगैरह बताने के लिए आपको बहुत आसान है। नॉर्मली जो बेसिकली हमारे लिए सॉलिड की जब हम बात करते हैं, हमारे लिए सॉलिड्स का जो डायामीटर है वो डायामीटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉलिड्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कि जब आप स्क्रीन एनालिसिस करते हैं या जब आप सीव एनालिसिस करते हैं तो सीव एनालिसिस के अंदर आपकी जो सीव्स हैं तो सीव्स का आपके पास कोई डाया है, उन मैश का कोई साइज है जिसमें से आपके जो पार्टिकल्स जो है गुजरते हैं। तो बेसिकली उनकी मदद से आप अपने पार्टिकल्स का साइज वगैरह नोट करते हैं। तो हम जब आपके पास लेट से कि आपके पास कोई मैश है या कोई वॉल्यूम है, उस मैश या वॉल्यूम के मुताबिक अगर आप कोई एवरेज डायमीटर निकाल रहे हो अपने सॉलिड्स पार्टिकल्स का, किस तरीके से देखिए, व्हेन यू हैव द सॉलिड मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल आपने कोई साइज रिडक्शन की है तो आपके पास ये नहीं होगा कि सिर्फ 5 mm के पार्टिकल आ जाएंगे, आपके पास एक वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स होंगी। पता कैसे लगेगी, आप इस वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल्स को जानने के लिए आप इस प्रोडक्ट का स्क्रीन एनालिसिस करेंगे, सीव एनालिसिस करेंगे। जब आप इसका स्क्रीन या सीव एनालिसिस करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट की जो है वो स्पेसिफिकेशन आ जाएगी कि कितने परसेंट आपका जो प्रोडक्ट है उसका साइज इतना है, कितने परसेंट का कितना है। फिर अगर अब आपने जब फॉर्मूले लगाने हैं, फॉर्मूले में आपने एक वैल्यू लगानी है, L1 की एक वैल्यू है, L2 की एक वैल्यू है, तो आपको एवरेज मीन डायमीटर चाहिए होंगे। तो बेसिकली आपके पास जब आपने लेंथ की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, देन द डायमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देन द डायमीटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो डायमीटर को बताने के लिए मुख्तलिफ तरीकेकार हैं। जब आपके पास कोई गिवन मटेरियल हो जो कि वॉल्यूम में बात कर रहा हो, मैश में बात कर रहा हो, तो आप उसका मैश के हवाले से मैश मीन डायमीटर निकाल सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है d सबस्क्रिप्ट v समेशन ऑफ n1 d1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय समेशन n1 d1 की पावर क्यूब। अच्छा, अब आपके पास इस फॉर्मूले में जो d है दिस इज वॉल्यूम या मैश मीन डायमीटर, और इसमें n1 जो है वो मैश फ्रैक्शन है, d1 जो है आपका मीन डायमीटर है। अच्छा, अब n1 d1 4 को आपने ऊपर वाली टर्म को कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेट ऐसे करना है कि सबसे पहले आप n1 आपको पता हो, आपको d1 पता हो,
d1 की पावर 4 ले लेंगे, n1 और d1 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप n1 और d1 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप उसके बाद आप उसको हल कर सकते हैं। मिसाल इसकी समझिए, लेट्स से कि आपके पास जो प्रोडक्ट आया है उस प्रोडक्ट के अंदर, या फीड भी हो सकती है आपके, उसके अंदर 3 डिफरेंट किस्म के पार्टिकल साइजेस हैं, 3 डिफरेंट किस्म के आपके पास। इसका मतलब है n1 d1 4 होगा, फिर n2 d2 4 होगा, फिर आपके पास n3 d3 4 होगा। आप इस तरीके से जब इनको n1 d1 4, n2 d2 4 और n3 d3 4 को जमा कर लेंगे तो ये आपकी ऊपर वाली टर्म होगी। इसी तरह आप नीचे वाली टर्म को जमा कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके उसके बाद जमा कर लेंगे उन सबको, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो dv आएगा, d सबस्क्रिप्ट v, विच विल बी द वॉल्यूम और मास मीन डायमीटर। इसी तरह हमारे पास सरफेस मीन डायमीटर होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई सरफेस का जिक्र है, आपको सरफेस बताई गई है कि सरफेस उसकी इतनी थी, तो आप उसका सरफेस के हिसाब से मैश मीन डायमीटर क्या ले सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा ds समेशन n1 d1 क्यूब समेशन n1 d1 स्क्वायर, इसको भी बिल्कुल आप इसी तरीके से निकाल लेंगे कि जितनी वो फ्रैक्शंस मौजूद होंगी, हर फ्रैक्शन को उसके पर्टिकुलर डाया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यूब ले लेंगे, उसके बाद सब फ्रैक्शंस को और जो आपका प्रोडक्ट आया होगा उन प्रोडक्ट्स को जमा कर लेंगे, आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगे। इसी तरह आपके पास लेंथ मीन डायमीटर है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेंथ के हिसाब से कोई सॉलिड्स की बात की गई है, तो आप उन सॉलिड पार्टिकल्स की अगर कोई आप एवरेज लेंथ के हिसाब से कोई डायमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आपका dl समेशन n1 d1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन n1 d1, तो वो आपका लेंथ मीन डायमीटर हो जाएगा। एक लास्ट हमारा अरिथमेटिक मीन डायमीटर है, इसको या मीन लेंथ, इसको डायमीटर भी हम कहते हैं। तो इसके पास आपके पास इस फॉर्मूले के अंदर आप बेसिकली समेशन n1 d1 समेशन n1 है, तो बेसिकली आप जस्ट अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं। अगर आपके पास कोई डायमीटर्स गिवन है बट नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल which clearly says whether your solid particles were on the mass basis or volume basis or surface basis or length basis. If there was no such possibility, then you must take the arithmetic mean of these diameters. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप फॉर्मूला लगाएंगे d dash l is equal to summation of n1 d1 divided by summation of n1। तो आप अगेन जो आपके पास मैश फ्रैक्शन है, हर मैश फ्रैक्शन को उसके पर्टिकुलर डायमीटर से मल्टीप्लाई कर दें। जब आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा तो जितने प्रोडक्ट आएंगे उन सबको जमा कर लें, तो आपके पास ये न्यूमरेटर आ जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर को लेने के लिए क्या करेंगे आप, कि आपके पास इसी तरह जितनी मैश फ्रैक्शंस मौजूद हैं, आप सिर्फ मैश फ्रैक्शंस को जमा कर लेंगे, एंड देन द सम ऑफ दीज मैश फ्रैक्शंस will be summation n1, and when you divide these two things you will get the arithmetic mean diameter। बेटा ये एक छोटी सी रिवीजन थी, क्योंकि ऑलरेडी हम क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम उस वक्त मैंने ये सोचा था कि शायद जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम क्लास में बोर्ड पर प्रॉपरली ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस लॉकडाउन कंटिन्यूड। इसी वजह से तो मुझे फिर उसके लिए कोई और प्लान बनाना पड़ा। आप प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व तो करने हैं, दिस इज इंजीनियरिंग, दिस इज नॉट सम थ्योरेटिकल क्लास। तो आपको ये कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, तो प्रॉब्लम्स करने के लिए, इसीलिए क्योंकि हमने पहले साइज रिडक्शन पढ़ी, साइज एनलार्जमेंट पढ़ी, तो अब हम वी आर गोइंग बैक टू द साइज रिडक्शन बिकॉज एक्चुअली वी लेफ्ट सम टॉपिक्स विच वर क्वाइट रेलिवेंट टू अस। लेकिन मसला ये था कि उनके अंदर प्रूफ्स कुछ करने थे, कुछ डेरिवेशंस करनी थी, कुछ प्रॉब्लम्स करने थे, तो वो हम इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आपको ये थोड़ी सी मैंने बैकग्राउंड रिवाइज करा दिया, ताकि आप जब प्रॉब्लम्स के अंदर ये चीज़ें हम यूज़ करें तो आप लोगों को समझने में, क्योंकि आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं हम। हमारे पास अ मटेरियल इज क्रश्ड इन अ ब्लेक जॉ क्रशर such that the average size of the particles is reduced from 50 millimeters to 10 millimeter with the consumption of energy of
13 किलोवाट divided by kgs per second. अच्छा जी, what would be the consumption of energy needed to crush the same material of average size 75 millimeter to an average size of 25 millimeter? A. Assuming Rödinger's law applies. B. Assuming Kick's law applies. Which of these results would be regarded as being more reliable and why? सवाल क्या है हमारे पास? सवाल पे शुरू होने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज दिखाऊं. देखिए, आप लोगों को CPP 1 में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं कि आपके पास मैस फ्लो रेट क्या होते हैं. देखिए, जब आपके पास कोई चीज kg पर सेकंड है, दिस इज मैस फ्लो रेट. इसी तरह आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी होती है, जैसे क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड, लीटर्स पर मिनट, लीटर्स पर आवर, तो वो आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होते हैं. ये मैस फ्लो रेट किसी चीज का गिवन है, तो आपके पास किलोवाट डिवाइडेड बाय, आपने इसको जब है जब आपके पास इसको केजी पर सेकंड पे आपने डिवाइड कर दिया है, तो आपके पास ये एक इसका यूनिट आया. अच्छा जी, सवाल क्या था हमारे पास कि एक ब्लेक जॉ क्रशर है, उसकी मदद से हम किसी मटेरियल को, हमें नहीं पता, गिवन नहीं है कौन सा मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, हम ब्लेक जॉ क्रशर की मदद से उस मटेरियल को क्रश कर रहे हैं जो कि हमें दिया गया है. अच्छा जी, अब जो एवरेज साइज है, देखिए फिर अगेन बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास जो फील्ड साइज है, इट विल आल्सो नॉट बी यूनिफॉर्म. फील्ड साइज का कोई यूनिफॉर्म साइज नहीं होगा, आपको एवरेज साइज लेना पड़ेगा. एवरेज साइज लेने के लिए हमें पता है कि कोई स्क्रीन एनालिसिस, कोई आप जो है सीव एनालिसिस करके एवरेज साइज आप ले सकते हैं. तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि जो एवरेज साइज होगा आपके जो पार्टिकल्स का, वो है 50 mm, और उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट मिला है उसका एवरेज साइज है 10 मिलीमीटर. इस प्रोसेस में यानी कि आपके पास देखिए इस केस में L1 50 mm है, L2 10 mm है. तो इस प्रोसेस में आपकी जो एनर्जी कंज्यूम हुई है, जो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है, यानी कि जो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है, बिकॉज जो है वो आपके पास ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. अब मैं आपको यहाँ पे दिखाया था, भूल नहीं जाना बेटा आप लोगों ने कि हमने जब एनर्जी की बात की थी, तो आपके पास जो वॉट्स हैं, किलोवाट्स हैं, ये पावर के यूनिट्स हैं. ये वॉट्स एंड किलोवाट्स हैं, पावर के यूनिट्स हैं. एनर्जी में जाउल आएगा, किलोवाट आएगा, वॉट आएगा. तो ये क्यों बता रहा हूं बात कि आपके पास जो है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स की वजह से आप घबरा ना जाएं कि पावर निकालनी है. आपसे जो पूछा जा रहा है फॉर्मूला वही होगा, ई का फॉर्मूला लगाकर आप निकालें, लेकिन आपको यूनिट्स को आप उसको करना है, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है. तो आप समझ जाएं कंजम्पशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है. एबिलिटी ऑफ अ बॉडी यानी कि रेट ऑफ बॉडी टू डू वर्क, पावर है. बेसिकली आप यहाँ पे पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर की वैल्यू दी हुई है, तो इसको लिखा हुआ है ऐसे, और मानों में लिखा हुआ है कंजम्पशन ऑफ एनर्जी दी हुई है 13 किलोवाट पर केजी पर सेकेंड. अच्छा जी, ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है. अब सवाल ये था कि देखो आपके पास भाई ये तो हमने बात बता दी, लेकिन हमने अब एक और काम ये करना है कि आपके पास वही सेम मटेरियल है, लेकिन अब आपकी उसकी जो एवरेज साइज फील्ड साइज है और जो एवरेज उसका प्रोडक्ट साइज है वो चेंज हो गया है. पहले उसका 50 mm था फील्ड साइज, प्रोडक्ट साइज था उसका 10 mm. अब उसका एवरेज फील्ड साइज हो गया है 75 mm और प्रोडक्ट का एवरेज साइज हो गया 25 mm. जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि 50 mm फीड है, 10 mm प्रोडक्ट है, तो 13 किलोवाट एनर्जी लग रही है. अब हमें ये गिवन है, हमने जो मालूम करना है, मालूम ये करना है कि जब आपके पास 75 mm फीड हो और 25 mm आपके पास प्रोडक्ट हो, उस वक्त कितनी एनर्जी लगेगी. अच्छा, अब आपने काम आसान कर दिया उन्होंने आपका, कि आपको उसने बता दिया कि भाई आपने बताना है कि जनाब यानी यहाँ पर इस सवाल के अंदर, अभी भूल जाएं आप, इस सवाल के अंदर फिलहाल उसने बता दिया कि आप रिटिंजर लॉ भी लगा के देखिए, किक्स लॉ भी लगा के देखिए, दोनों लॉ लगा के देखिए, कोई एक लॉ नहीं लगाना, दोनों लॉ लगा के देखिए. अच्छा, लेकिन आपने फिर बताना है कि कौन सा लॉ दुरुस्त होगा. यानी कि आपने दोनों लॉ तो लगा दिए, लेकिन आपको पता है हर लॉ की स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, हर लॉ को आप स्पेसिफिकली डिफरेंट सिचुएशन पे अप्लाई कर सकते हैं, अंधाधुन आप उनको अप्लाई नहीं कर सकते.
इस वजह से आपको बताना पड़ेगा कि कौन से रिजल्ट्स को आप दुरुस्त तस्वर करेंगे, कौन से रिजल्ट्स को आप जो है उनको जो है रिलायबल तस्वर नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास सवाल में सबसे पहले हम लिखते हैं, आसानी के लिए हम गिवन डाटा लिख लेते हैं ताकि आपके पास जो है आपने डाटा को आइडेंटिफाई कर लिया। बेटा उससे कई दफ़ा ये बच्चों ने बात की है कि हमने डाटा लिखा हुआ है उसके कोई मार्क्स है। बेटा देयर आर नो मार्क्स फॉर द डाटा। डाटा की जो वैल्यू है आपके सवाल में गिवन है, तो आपने डाटा लिख दिया अलग से, तो आपको इस तरह आपको क्लैरिफाई करने में आसान है, सवाल करने में आसानी हो रही है। डाटा के कोई अलग से मार्क्स नहीं होते। हाँ, डाटा के अंदर कोई चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ रही होती है, उस वक्त उसके कोई मार्क्स हो सकते हैं, तो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास जो टाइप ऑफ क्रशर गिवन है, द टाइप ऑफ द क्रशर इज ब्लेड जॉ क्रशर। जो आपके पास इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है वो 13 किलोवाट पर केजी पर सेकंड, यानी कि ये फ्लो रेट गिवन है, मैश फ्लो रेट गिवन है। इस मैश फ्लो रेट के साथ वो 13 किलोवाट उसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। फीड साइज जो L1 था 50 mm है, प्रोडक्ट साइज L2 10 मिलीमीटर है। हमने जब फीड साइज 75 mm हो और अच्छा मैंने थोड़ी सी बेटा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, जरा इसको गौर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने फीड साइज लिख दिया बट इट मस्ट बी द प्रोडक्ट साइज। तो बेटा ये यहाँ पर आपने इसको जो है ये मेरी मिस्टेक है, सॉरी हैंड रिटन मेरी मिस्टेक है। तो फीड साइज L1 जो है 75 mm और जो प्रोडक्ट साइज है L2 जो है वो 25 mm। तो फीड नहीं है, ये प्रोडक्ट है, L2 प्रोडक्ट होता है। ये मेरी यहाँ पे मैंने गलती से फीड लिख दिया है, तो प्रोडक्ट होना चाहिए था। कंजम्पशन ऑफ जो है एनर्जी हमने फाइंड आउट करना है कब, जब रिटेंजर्स लॉ अप्लाई हो, जब किक्स लॉ अप्लाई हो, और आपने बताना भी है साथ साथ कौन कौन से जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल है और क्यों है। वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब क्योंकि हमें सवाल में मटेरियल पता नहीं है, आपको पता है किक्स लॉ या रिटेंजर्स लॉ, तो उनके अपने कांस्टेंट के साथ एक चीज FC मल्टीप्लाई होती है, विच इज द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। मसला क्या है, हमें मटेरियल पता ही नहीं है, बताया ही नहीं है कि ये मटेरियल है, हमारे पास उस मटेरियल की क्रशिंग स्ट्रेंथ नहीं पता। इसका मतलब है हम इस सवाल को हल करने के लिए कोई और किस्म का तरीका लगाएंगे। वो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने रिटेंजर्स लॉ के लिए ये सवाल हल करने की कोशिश करता हूँ। तो रिटेंजर्स लॉ होता है, अब बेटा अक्सर बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो किक्स लॉ, रिटेंजर्स लॉ ऊपर लिखा, नीचे किक्स लॉ का फार्मूला लिख दिया, फिर वो पेपर में कहते हैं यार सही तो लिखा है। नहीं बेटा, गलत बात है। देखिए आपने सफेद अगर लिखा हुआ है, काले रंग को आपने सफेद लिख दिया है और सफेद रंग को काला लिख दिया है, आपके लफ्ज बेशक दुरुस्त हो लेकिन आपका मीनिंग गलत है, तो सवाल गलत होगा। तो ये जो मिस्टेक्स है ये टॉलरेट नहीं की जा सकती। E इज इक्वल टू KRFC 1/L2 माइनस 1/L1 आपका रिटेंजर लॉ है। तो रिटेंजर लॉ लगाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, देखें समझिएगा जरा। आपने देखें, आपको पता है इस सवाल में उसने हमें बताया था कि 50 mm फीड और 10 mm आपके पास प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट बना तो आपके पास 13 किलोवाट पर केजी पर सेकंड आपने एनर्जी आपकी लगी है। मटेरियल क्योंकि सेम है दोनों केसेस में, इसका मतलब है अगर आपके पास जो पहले वाला डाटा गिवन था, जो आपके पास ये पहले वाला डाटा गिवन है, ये वाला जो डाटा गिवन है, इस डाटा को यूज करके अगर आप क्रशिंग स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लें, देखिए क्योंकि मटेरियल सेम है, इसका मतलब है कि मटेरियल तो सेम है, साइज बड़ा छोटा हो गया, उससे उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। वो मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड कर रहा है, वो है क्या चीज उस पर डिपेंड कर रही है। तो आपके पास मोहर स्केल पे डिपेंड कर रही है। तो आपके पास इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे बेसिकली बेटा, इसमें हम ये करेंगे कि आपके पास जो है हमने फॉर्मूला लगा दिया, E इज इक्वल टू KRFC 1/L2 माइनस 1/L1। तो E की जो वैल्यू है 13। अब आपको KR भी नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, FC मालूम करने के बजाय मैं ये पूरी चीज ही मालूम कर लूंगा, क्योंकि इसमें कहीं आपको रिटेंजर्स कांस्टेंट कहीं नहीं दिया, आपको वो अलग भी फाइंड आउट करना था।
लेकिन अब क्योंकि FC मौजूद नहीं है, अगर आपको FC की वैल्यू गिवन होती आप KR निकाल लेते, क्योंकि ना KR पता है ना FC पता है, हम लिहाजा इसका प्रोडक्ट KR इंटू FC हम इसी को सारे अननोन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 13 इज इक्वल टू KR FC, 1 ओवर L2 होता है 1 ओवर 10 माइनस 1 ओवर L1 1 ओवर 50। इसका जब आपने सॉल्व किया तो 1 ओवर 10 होता है 0.1, 1 ओवर 50 होता है 0.02। तो अब आपके पास आ गया 13 इज इक्वल टू KR FC 0.1 माइनस 0.202, आपके पास आ गया 0.08। इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में से ये जो KR FC है ये 0.08 को इस वैल्यू से यहाँ पे डिवाइड कर दें तो KR FC हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 0.08 इज इक्वल टू 162.5 यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, अगर आपके कहीं जवाब में यूनिट्स मौजूद नहीं है देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। यूनिट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाई? बिकॉज द यूनिट्स makes you realize what you have actually calculated. Let's say मैं 162.5 लिख दूं, पता नहीं है यार जूल्स पर सेकंड है, वॉट पर सेकंड, आपका किलो वॉट है, वॉट सेकंड, वट एवर द यूनिट। तो यूनिट्स बेटा लगाने पड़ेंगे, यूनिट्स के बगैर पता नहीं चलेगा। मैं आपको कहूँगी 10 ले आए, क्या ले आए? 10 रुपए, 10,000, 10 लाख, 10 लाख डॉलर, 10 करोड़ डॉलर, क्या चीज है? 10 से कुछ पता नहीं चल रहा। इसलिए आपको जो है यूनिट्स बेटा लगाने बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, यहां यूनिट्स लगाने के बजाय मैंने एंड में यूनिट्स लगा दिए थे, क्योंकि ये बड़ा लेंथी फार्मूला नहीं था। आप लगा सकते हैं कैसे? देखिए इसको ऊपर यहां पे देखिए, मैंने बेसिकली 13 क्या है, किलोवाट है, 13 किलोवाट पर केजी पर सेकंड था, तो नीचे लिख दिया केजी पर सेकंड। 13 किलोवाट डिवाइडेड बाय केजी पर सेकंड। 0.02 जो आपके पास 0.08 है मिलीमीटर है, तो आपके यूनिट्स क्या बन गए? किलोवाट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय केजी इंटू मिलीमीटर। अब घबरा नहीं जाना भाई, क्योंकि KR FC है, हमारे पास पता नहीं है कि क्या चीज है, तो आपके पास जो यूनिट्स आए हैं यूज देम एज सच, घबराना नहीं है। तो आपके पास आपने KR FC की वैल्यू मालूम कर ली है। दिस वैल्यू ऑफ द KR FC इज इक्वल टू 162.5 किलोवाट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय केजी इंटू मिलीमीटर्स। हमने ये चीज फाइंड आउट कर ली, जो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद थी उस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने KR FC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब क्या करूंगा मैं? अब मेरे पास जो अननोन इंफॉर्मेशन मौजूद है क्या है कि आपके पास 75 mm फीड है और प्रोडक्ट है 25 mm। मैं इस इंफॉर्मेशन के ऊपर मैं ये KR FC की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास एनर्जी निकल आएगी। क्यों निकल आएगी? देखिए, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मटेरियल। इसलिए आपके पास FC की वैल्यू वही होगी। फिर आपने ब्लेक जॉ क्रशर है, सेम क्रशर यूज कर रहे हैं, तो KR बेसिकली द रिटिंजर्स कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द मटेरियल, द टाइप ऑफ द इक्विपमेंट यू आर यूजिंग, बिकॉज द सेम साइज रिडक्शन इक्विपमेंट इज बीइंग यूज्ड, देयरफॉर इट मींस कि आपके पास जो KR और FC का जो प्रोडक्ट ये जो आया है आप इसको इजीली बाद में यूज कर सकते हैं। यही मैं यूज कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, अब मैं KR FC की वैल्यू को यूज करूंगा और इस यूज करने की मदद से मैं जो 75 mm आपके पास सॉलिड मटेरियल है, फीड साइज गिवन है, उससे जो प्रोडक्ट आपके पास मिल रहा है 25 mm, उसके ऊपर जो एनर्जी लग रही है उसको कैलकुलेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा रिटिंजर लॉ लगाऊंगा, E इज इक्वल टू KR FC 1 ओवर L2 माइनस 1 ओवर L1। तो E इसमें क्या है 162.5, L2 आपका 1 ओवर 25 माइनस L1 1 ओवर 75। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो E इज इक्वल टू 162.5 1 ओवर 25 इज इक्वल टू 0.04, 1 ओवर 75 इज इक्वल टू 0.0133। अच्छा, अब एक चीज और बेटा, इस तरह के सवालात में जब आपके पास पॉइंट्स पे कोई चीज जा रही है तो आप नॉर्मली कुछ स्टैंडर्ड आप मेथड आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आप पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक अपना जवाब निकाल रहे हैं, इट इज सफिशिएंट। तो ये नहीं होगा कि देखिए आपका लास्ट डेसिमल पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम आ गई है या आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट्स कोई प्रॉब्लम आ गई है। बेटा, दीज थिंग्स आर नेग्लिजिबल।
ये जो चीज़ें हैं ये आपके रिजल्ट में ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है आपकी मेथोडोलॉजी, लेकिन आपको जवाब निकालना है। लेकिन लेट्स से कि आपके पास डेसिमल पॉइंट्स में कोई मिस्टेक आ रही है, तो आफ्टर 2 डेसिमल पॉइंट देयर वाज अ मिस्टेक और आफ्टर 1 डेसिमल पॉइंट कोई मिस्टेक थी, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन आप अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स जो है आप इस रिजल्ट को जरूर लिखें। अच्छा जी, 0.04 माइनस 0.0133 आपके पास जो चीज आ गई 0.0267। अब आपके पास जो एनर्जी बची है वो 162.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0267। इन दोनों चीजों को जब मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास जवाब आ गया है E इज इक्वल टू 4.339। ये आपके पास एनर्जी आ गई है। अब यूनिट लगाने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपके पास KRFC है, KRFC के यूनिट थे किलोवाट डिवाइडेड बाय केजी पर सेकंड इनटू मिलीमीटर। ये यूनिट लग गए हैं आपके KRFC के। अच्छा जी, उसके बाद 0.0267 आपके यूनिट्स हैं मिलीमीटर्स में, आपके मिलीमीटर्स में, क्योंकि फीड साइज थी 75 mm, प्रोडक्ट साइज थी 25 mm, तो यहाँ पर आपके पास mm में चीजें आ गई हैं। मैंने क्या किया, इस mm को इस mm से काट दिया, फिर आपके पास अब 3 चीजें बच गई, किलोवाट, सेकंड और केजी बच गए। अच्छा, अब क्योंकि मैंने कोई मीनिंगफुल जवाब निकालना है, तो मीनिंगफुल जवाब निकालने के लिए मैंने इसको जब निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है कि जैसे वॉट 1 वॉट इज इक्वल टू जाउल्स पर सेकेंड, तो मुझे पता है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होगा, 1 किलोवाट विल बी इक्वल्स टू 1 किलो जाउल्स पर सेकेंड। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलो जाउल्स पर सेकेंड। ये कन्वर्जन लगाई है, अपोजिट इसलिए लगाई है कि दोनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर है। जैसे अगर मैं 2 से इस चीज को मल्टीप्लाई भी कर दूं, 2 से डिवाइड भी कर दूं, तो 2 से कट जाएगा, आपने कुछ नहीं किया इस स्टेप में। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलो जाउल्स पर सेकेंड। अब देखिए ये किलोवाट इस किलोवाट से कट जाएगा, ये जो सेकंड है आपके पास इस सेकंड से कट जाएगा, तो आपके पास बाकी क्या बच जाएगा, आपके पास किलो जाउल पर केजी बच जाएगा। तो आप इसका जो जवाब निकला है E इज इक्वल टू 4.339 किलो जाउल्स पर केजी। तो मतलब ये है इसका कि आपके पास बेसिकली जो जवाब निकला है कि व्हेन अप्लाइंग Rittinger's law the energy consumed will be 4.339 kilojoules per kg। अब जरा गौर कीजिएगा, आपके पास जो डेटा में गिवन था 13 किलोवाट डिवाइडेड बाय केजी पर सेकेंड, वो कोई पावर कंजप्शन का रेट था। जवाब उसने एनर्जी पूछी थी, आपने एनर्जी में निकाल दी है किलो जाउल्स पर केजी। तो आपने इस हवाले से जरा यूनिट्स का ख्याल रखना है कि प्रॉपर आपके यूनिट्स हो। फिर मैंने एंड में यही चीज इंग्लिश में भी लिख दी है कि भाई निकाला क्या है, क्या निकाला है आपने, कि जो आपका इसका मतलब है जब आप क्रशिंग कर रहे हैं 75 mm सॉलिड पार्टिकल्स को आप रिड्यूस कर रहे हैं 25 mm पार्टिकल्स में, उस वक्त जब आप रिटिंजर्स लॉ लगाएं तो जो एनर्जी लगेगी वो 4.339 किलो जाउल्स पर केजी लगेगी। यही सारा काम, यही सारे का सारा काम हम रिपीट करेंगे बिल्कुल हम अपने किक्स लॉ के साथ। अगेन हम किक्स लॉ के लिए भी ये काम लगाएंगे। तो जैसे आपको पता है कि किक्स लॉ के अंदर आपके पास जो अगेन हमारे पास देखिए, क्योंकि अगर हमारे पास FC निकल आती हम उसको यूज कर लेते, लेकिन किक्स लॉ के अंदर जो के है वो किक्स कांस्टेंट है, डिपेंड्स अपॉन द इक्विपमेंट एंड द किक्स लॉ। तो आपको अब वहां पर जैसे आपने KRFC की वैल्यू फाइंड आउट की थी, अब आप KFC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास ऑलरेडी एक डाटा मौजूद है कि 13 किलोवाट पर केजी पर सेकेंड जब आपके पास एनर्जी लगी तो उस वक्त 50 mm फीड जो थी आपकी सॉलिड पार्टिकल्स की उसको रिड्यूस कर दिया आपने 10 mm में। इस इंफॉर्मेशन से हमने के की वैल्यू हमने निकाल लेनी है। तो हम क्या करेंगे भैया, हम लोगों ने इसमें E इज इक्वल टू KFC ln L1 ओवर L2 ये फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद आपका E है 13, KFC ln और जो L1 ओवर L2 है वैल्यूज लगा रहे हैं, L1 की वैल्यू 50, L2 की वैल्यू 10। तो आपके पास आ गया कि बेसिकली 13 इज इक्वल टू KFC, और जब आपने इसको करना है तो आप नेचुरल लॉग ले लेंगे 50 डिवाइड बाय 10 यानी कि 5 का नेचुरल लॉग ले लेंगे। जो वैल्यू आई है
1.6094। अब आप इस फॉर्मूले से KKFC की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे आ जाएगी? देखिए KKFC आ जाएगी 13, इसको डिवाइड कर दिया तो 13 डिवाइडेड बाय 1.6094। अगेन अब आपने इसको देखना है किस तरीके से आपके पास ये जब आपने निकाला तो क्या निकला 8.0775। अच्छा अब बड़ा गौर तलब बात है, बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ गौर करो। ये आपका ln है L1 ओवर L2, यानी कि नेचुरल लॉग है रिडक्शन रेशियो का L1 ओवर L2। जब यूनिट सेम हो, L1 भी मिलीमीटर में है, L2 भी मिलीमीटर है, रेशियो के कोई यूनिट नहीं होंगे। जब यूनिट सेम हो और वो चीजें रेशियो में मौजूद हो, उसका कोई यूनिट नहीं होगा। मिलीमीटर मिलीमीटर से कट गया है, मिलीमीटर मिलीमीटर से कट गया है, इधर कहां पर कोई मिलीमीटर नहीं आएगा। कॉमन मिस्टेक, बच्चे यहाँ पर अक्सर मिलीमीटर लगा देंगे या यूनिट लगा देंगे, वो भूल जाएंगे कि यहाँ पर रेशियो है, यहाँ पर उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो अब आपके पास 13 जो थी पावर जो थी, अब आपके पास किलोवाट डिवाइडेड बाय केजी पर सेकेंड एंड दैट्स इट, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो आपके पास जो जवाब आया 8.0775, दैट मीन्स द KKFC फॉर दिस ब्लेक जॉ क्रशर when 50 mm of the feed size is being reduced to 10 mm using the Kick's law is 8.0775 kilowatt into second divided by kg। यूनिट से घबरा नहीं जाना कि ये कैसे हैं, आप इसको करते रहिए, आपके बाद एंड में आपको पता चलेगा कि भाई ये गलत किया है ये सही किया है। अच्छा जी, अब आपके पास ये KKFC की वैल्यू आ गई। KKFC की जब ये वैल्यू आपके पास आ गई है तो अब आपने बेसिकली क्या करना है, आपने KKFC की इस वैल्यू को यूज करते हुए आपने जो आपको गिवन डाटा था, मिसाल के तौर पर जो आपने चीज फाइंड आउट करनी थी उसको फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट क्या करना था, साइज रिडक्शन का कोई प्रोसेस था और उस साइज रिडक्शन के प्रोसेस में हमने ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास जब 75 mm फीड हो और 25 mm आप उससे प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस वक्त कितनी एनर्जी लगेगी। इसके लिए हमने KKFC फाइंड आउट कर लिया। तो फिर दोबारा हम लगा रहे हैं किक्स लॉ। तो किक्स लॉ जब लगाया तो पता लगा E इज इक्वल टू KKFC ln L1 और L2, ये लिख दिया। उसके बाद आपके पास आ गया E इज इक्वल टू KKFC की वैल्यू लगा दिया आपने 8.0775, फिर ln और L1 और L2 है 75 डिवाइडेड बाय 25। तो आपके पास जब इसको जब किया 75 डिवाइडेड बाय 25 इज 3, तो ln 3 आपके पास आ गया 1.0986 और आपका E आ गया 8.0775। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो 8.0775 मल्टीप्लाई बाय 1.0986, तो आपके पास जो जवाब आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो जवाब आया 8.8739। अब आपको पता है कि ये जो है आपके पास जो चीज आई थी KKFC थी, तो आपने KKFC के पहले यहाँ पे यूनिट लिख दिए, ये क्योंकि KKFC थी से पहले, तो किलोवाट इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाय केजी, और उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर 1.0986 से कोई यूनिट नहीं है। तो अब आपने प्रॉपर इसके कोई यूनिट एनर्जी के बनाने के लिए आपको पता है कि जब आपके पास किलो जाउल्स पर सेकेंड इज इक्वल टू किलोवाट, तो वही बात की कि अगर आप किसी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, तो वो 4 आपस में कट जाते हैं। तो 1 किलो जाउल्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलोवाट, ये एक दूसरे के बराबर हैं, हम सिर्फ कन्वर्जन कर रहे हैं। तो आपका ये सेकेंड इस सेकेंड से कट गया, किलोवाट इस किलोवाट से कट गया, तो बाकी क्या बच गया किलो जाउल्स पर केजी। तो आपका रिजल्ट आया E इज इक्वल टू 8.8739 किलो जाउल्स पर केजी। तो दिस रिजल्ट इज obtained when you have applied Kick's law। मतलब कहने का ये है कि आपके पास आपने इस तरीके से जो है इसको एनर्जी निकाली। अच्छा, अब उसका एक पार्ट सवाल का जो दूसरा सवाल था बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसने पूछा था जो दूसरा, पहला हमने निकाल लिया रिटिंजर लॉ लगाकर भी, किक्स लॉ लगाकर भी हमने एनर्जी निकाल ली। सवाल था आपके दोनों एनर्जी हैं आपने निकाल ली है, अब सही रिजल्ट कौन से होंगे, रिलायबल कौन से होंगे, किनको आप सही तस्वुर करेंगे। देखिए हमारे पास जब आपने रिटिंजर्स लॉ लगाया एनर्जी निकली 4.339, किक्स लॉ लगाया
एनर्जी निकली 8.07 सॉरी एनर्जी निकली आपके पास 8.8739, डबल है किक्स लॉ में एनर्जी एज कंपेयर टू द रिटेंजर्स लॉ। अब आपके पास एनर्जी कॉस्ट मनी, जो आपका इक्विपमेंट चल रही है उन इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो इंडस्ट्रीज के अंदर द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसके अंदर जो एनर्जी कॉस्ट होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब अगर आपने गलत फार्मूला लगाया तो आप अपनी एनर्जी को गलत कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब है कि आप अपने उस प्रोसेस की कीमत, प्रोडक्ट की कीमत आप सही तरह नहीं वसूल कर सकेंगे। आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आपने उसको गलत तस्वुर, गलत कोई फार्मूला लगा के निकाल दिया। अब आपने बताना है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो सही होगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए गौर कीजिए, हमें जो साइज रेंज दी गई थी 75 mm सॉलिड मटेरियल की, जो हमें रेंज दी गई थी, यानी कि आपको एक रेंज दी गई थी कि 75 mm आपके पास फीड मटेरियल है और जो प्रोडक्ट है 25 mm है। ये जो रेंज है बेसिकली ये रेंज है कोर्स क्रशिंग की रेंज। आज शुरू में, आज आपको सुबह सुबह मैंने आपको ये बात बताई थी कि आपके पास कोर्स क्रशिंग की जो रेंज है, देखिए 1500 से 40 mm तक फीड साइज हमारी है 75, पड़ गई इस कोर्स क्रशर की फीड साइज में। प्रोडक्ट जो हमारा बना वो है 25 mm, 50 से 5 mm तक आपके पास कोर्स क्रशर की रेंज में है। तो इसका मकसद है कि आपके पास जो आपके पास चीजें आपने निकाली हैं, जो आपके पास मटेरियल मौजूद था, ये आपके पास मटेरियल बेसिकली कोर्स क्रशर की रेंज पे था। और हमें पता है किक्स लॉ इज मोर एप्लीकेबल टू कोर्स क्रशर। इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्ट आपके पास किक्स लॉ लगा कर आए हैं वो दुरुस्त होंगे, क्योंकि किक्स लॉ इज मोर एप्लीकेबल टू कोर्स क्रशिंग। वजह क्या है उसकी? वजह ये है क्योंकि आपके पास बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर साइज, आपके पास बेसिकली जो किक्स लॉ के जरिए जो एनर्जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो एनर्जी है वो बेसिकली आपके पास सबसे पहले वो लग रही है कि जो उसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है बिफोर द फ्रैक्चर। तो इसके लिए बात आप ये कहेंगे कि आपके पास जो किक्स लॉ है वो मोर रिलायबल है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर कि आपके पास जो किक्स लॉ है वो मोर एप्लीकेबल है। बेटा प्लीज प्रैक्टिस दिस न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए किस तरीके से हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन थी, आपने उसमें से कुछ चीजें फाइंड आउट करके आपने अननोन को फाइंड आउट किया। ये जो प्रॉब्लम्स हैं सीपीपी के प्रॉब्लम से आसान है, छोटे हैं, लेकिन आपके इनके अंदर जो कुछ यूनिट्स जो हैं वो थोड़े मुश्किल होंगे। थोड़ी सी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिए बेटा, क्योंकि इट लुक्स दैट द पॉसिबिलिटी इज देयर दैट यू मे हैव टू राइट द एग्जाम्स, द फाइनल एग्जाम्स विल बी रिटन। पॉसिबिलिटी है, ऑफिशियल कोई डिसीजन नहीं हुई, लेकिन अगर आपका रिटन एग्जाम है तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल्स को आपको प्रैक्टिस होगी, अगर आप उनको हैंडल कर सकेंगे तो ही आप कर सकेंगे, वरना आप नहीं कर सकेंगे। एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा जी, अ क्रशर reducing limestone of crushing strength 70 meganewtons per meter square from 6 millimeter diameter average size to 0.1 millimeter diameter average size requires 9 kilowatt. The same machine is used to crush dolomite at the same output from 6 millimeter diameter average size to a product consisting of 20% with an average diameter of 0.25 millimeter, 60% with an average diameter of 0.125 millimeter, and a balance having an average diameter of 0.085 millimeter. Estimate the power required assuming that the crushing strength of the dolomite is 100 meganewton per meter square and that crushing follows Rittinger's law. पहले तो बात यह कि बेटा इस सवाल के अंदर बड़ा आसान कर दिया उसने, बता दिया भाई सॉरी उसने आपको बता दिया कि रिटिंजर्स लॉ क्रशिंग फॉलो कर रही है। इसका मतलब है कि अब आपने रिटिंजर लॉ ही लगाना है, सवाल आसान हो गया।
अब गिवन क्या है, लाइमस्टोन है जिसको आप एक क्रशर में जो है क्रश कर रहे हैं, तो लाइमस्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ यानी कि एफसी की वैल्यू लाइमस्टोन की गिवन है 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जब आपने ये क्रश किया तो आपके पास फीड साइज था 6 मिलीमीटर, उसका एवरेज फीड साइज था। जो प्रोडक्ट है वो है 0.1 मिलीमीटर। जो एनर्जी लगी वो एनर्जी लगी 9 किलोवाट। अच्छा, अब इस सेम मशीन को, अब आप इस सेम मशीन को यूज कर रहे हैं किसी और मटेरियल के लिए, मतलब अब आप उसको डोलोमाइट के लिए यूज कर रहे हैं। मैं डोलोमाइट के बारे में भी आपको बताता हूँ। तो आप इसको डोलोमाइट के एक मटेरियल है जिसके लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब डोलोमाइट को जब आप यूज कर रहे हैं तो बेसिकली आपके पास जो आउटपुट है, यानी कि आप जितना मटेरियल जितनी देर में ले रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट रेट है, आउटपुट जो है वो कितना है। लेट्स से अगर आप पहले 10 केजी ले रहे थे पर आवर या 10 केजी पर मिनट, उतना आप भी उतना ही ले रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आई। अब अगर आपके पास जब 6 मिलीमीटर आपका एवरेज साइज जो फीड साइज थी, उससे जब आपके पास जो प्रोडक्ट बना, लेकिन प्रोडक्ट अब आपका मिक्सचर है। प्रोडक्ट कैसे मिक्सचर है कि उस प्रोडक्ट के अंदर 20% आपके पास जो एवरेज डायमीटर है 0.25 है, यानी कि अब आपके पास वही N1D1 का चक्कर शुरू हो गया। तो आपके पास 20% जो है, यानी कि आपके पास 20% 0.25 है, फिर आपके पास 60% जो है वो एवरेज उसका डायमीटर 0.125 है, और जो रिमेनिंग है यानी कि 60 और 20 80 और अगेन जो 20 बाकी बच गया, तो उसका मतलब है कि उस 20 रिमेनिंग 20% का 0.085 मिलीमीटर है। अब हमने मालूम ये करनी है कि कितनी पावर चाहिए होगी कि जब आपके पास डोलोमाइट की क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो अब आपने जो है रिटिंजर लॉ लगाकर आपने पावर कंजप्शन को फाइंड आउट करना। सवाल में हमें सबसे पहले गिवन है, सबसे पहले बेटा एक चीज मैं बता दूं कि जो डोलोमाइट है, बेसिकली डोलोमाइट आपके पास एक मिनरल है, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये बेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताया कि डोलोमाइट जो है बेसिकली आपके पास होता है कैल्शियम इंटू मैग्नीशियम, और ये आपके पास ये कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है CaMgCO3 ट्वाइस। इसके अंदर आपके जो डोलोमाइट है इसके यूज क्या क्या है, आप डोलोमाइट के जरिए मैग्नीशियम को और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हासिल करते हैं। तो आपको जो ये मैग्नीशियम या मैग्नीशियम ऑक्साइड जो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए प्रिपेयर की जाती है, उसको डोलोमाइट से ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा कंक्रीट मिक्सचर्स के अंदर भी डोलोमाइट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है उनको स्ट्रेंथ देने के लिए। बेटा सिर्फ ये बताने के लिए, ये आपसे पूछी भी नहीं जाएगी कि डोलोमाइट क्या होती है, लेकिन आप लोगों को पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि डोलोमाइट है क्या चीज जी। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ है आपकी लाइमस्टोन की FC इज इक्वल टू 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें गिवन है फीड साइज जो आपकी थी लाइमस्टोन की 6 mm थी। प्रोडक्ट साइज जो लाइमस्टोन का है L2 जो आपका प्रोडक्ट आया 0.1 मिलीमीटर है। जो पावर रिक्वायर होती है ये क्रशिंग करने के लिए 9 किलोवाट है। अच्छा जी, अब हमें डोलोमाइट गिवन है जिसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ FC 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। डोलोमाइट का फीड साइज है 6 mm, लेकिन जो प्रोडक्ट साइज है L2 वो मिक्सचर है, उसमें 20% है आपके पास 0.25 mm, 60% है आपके पास 0.125 mm और रिमेनिंग 20% है 0.085 mm। अब आपका मतलब है कि L2 आपने कोई एवरेज L2 लेना है, किस तरीके से लेना है वो अब आप सीख लेंगे कि किस तरीके से L2 लिया जाएगा। हमने डोलोमाइट को क्रश करने में जो एनर्जी लग रही है वो आपने लगानी है। अब आपको देखो पता है कि यहाँ पर रिटिंजर्स लॉ लगाना है, तो रिटिंजर्स लॉ लगाने में एक चीज होती है आपको पता है KR कांस्टेंट, रिटिंजर्स कांस्टेंट। अब देखिए FC तो हमें गिवन दिया है लेकिन KR गिवन नहीं है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू the Rittinger's constant KR depends upon the equipment and the जो आपके पास लॉ लगाया उस लॉ पे डिपेंड कर रहा होता है। मतलब क्या है कि अगर आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके देखिए इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर आप KR निकाल लें, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अगर आप KR निकाल लें और फिर इस KR की जो वैल्यू है इसको आप इस इंफॉर्मेशन में पुट कर देंगे, तो अब आप वो जो पावर रिक्वायर होगी उसको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। यही हमने काम करना है। अच्छा जी,
सबसे पहले हमें पता है कि जो रिटेंजर्स लॉ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू KRFC 1/L2 माइनस 1/L1। अच्छा जी, अब सबसे पहले डोलोमाइट के लिए सॉरी लाइमस्टोन के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो आपके पास जो हमारे पास इसमें गिवन थी कि 9 किलोवाट आपके पास पावर लगी है, तो E 9 किलोवाट, KR आपने मालूम करना है, FC 70 और 1/0.1 L2 आ गया, L1 आ गया 1/6। तो अब आपके पास 9 इज इक्वल टू KR इंटू 70, 1/0.1 10 आ गया, 1/6 आ गया 0.1667। तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि मैंने अगर यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप कर दिया तो बेसिकली आप क्या करेंगे, देखिए अब आपके पास KR है 70 है, 10 में से 0.1667 आप करें तो 70 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 9.833। ये चीज़ KR के साथ लगी हुई है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, घबरा नहीं जाना। तो KR है तो आपने 9, देखिए 9 डिवाइडेड बाय इस चीज़ के साथ आपने डिवाइड कर दिया, तो 9 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 9.833 आपके पास वैल्यू आ गई KR की 0.0131 यूनिट्स। बड़े इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स कैसे निकालने हैं, देखिए 9 है आपके पास पता है किलोवाट, 70 जो है आपके पास बेसिकली वो मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्रशिंग स्ट्रेंथ गिवन है, और उसके साथ साथ ये मिलीमीटर्स में गिवन है। दैट मीन्स अब इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने की देखिए जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव मिलीमीटर्स, यू हैव मीटर स्क्वायर, डोंट डू कन्वर्जन हियर, जस्ट राइट योर KR यूनिट्स। The final conversion should be done when you calculate the energy or power। अच्छा जी, इसका मतलब है कि आपके पास KR की वैल्यू आ गई 0.0131 किलोवाट इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेगा न्यूटन इंटू मिलीमीटर। ये हमारे पास KR की वैल्यू आ गई। अब जो असल हमने डोलोमाइट के लिए फाइंड आउट करना था उसके लिए हमें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें तो भाई डोलोमाइट का प्रोडक्ट साइज ही नहीं पता। डोलोमाइट का जो प्रोडक्ट है मिक्सचर है, उस पर डिफरेंट फ्रैक्शन मौजूद है। तो सबसे पहले आप डोलोमाइट का प्रोडक्ट एवरेज साइज उसका मालूम करेंगे। उसके लिए ये तरीका है कि मैं ऐसा टेबल बना लूंगा, देखिए मैं टेबल बना लूंगा कि आपके पास टेबल में N1 मैश फ्रैक्शन, फिर D1 आपके पास वो डाया मिलीमीटर, तो N1 आपके पास जो मैश फ्रैक्शन है, जब आपके पास 0.2 मैश फ्रैक्शन है, क्योंकि गिवन है देखिए 20%, 20% का मतलब है मैश फ्रैक्शन, तो 20 डिवाइडेड बाय 100। मैश फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है 20 मैश फ्रैक्शन यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.2, ये मैश फ्रैक्शन है 0.2 आपके पास, और D1 था 0.25, 60% के लिए 0.125 था, और 20% के लिए 0.085 है। उसको क्योंकि मैश फ्रैक्शन में लिखना है तो आपने 0.2, 0.6, 0.2। मैश फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं, जब आपके पास परसेंट से मैश फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, कोई परसेंट की वैल्यू गिवन हो उसको 100 पे डिवाइड कर दें तो वो मैश फ्रैक्शन बन जाता है। तो आपके पास ये चीजें आ गई, जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप N1 और D1 का क्यूब ले लें, तो बेसिकली अब आप क्या करेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 का क्यूब, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.003125। इसको बेटा मैंने 4 यूनिट तक नहीं लिखा था क्योंकि पॉइंट्स इसके ऐसे थे, तो आप इनको एज सच लिख लें, जितने बड़े निकल रही है वैल्यू निकल रही है तकरीबन 6, 7, 8 पॉइंट्स तक लिख लें, क्योंकि ये बड़े फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत छोटी छोटी है ताकि आपका डिफरेंस कहीं बड़ा ना हो जाए। अच्छा अगेन 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.125 की पावर 3, जब आपने इन 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.125 की पावर 3 से किया तो आपका N1 D1 क्यूब आपके पास आ गया 0.001172। फिर 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.085 का क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 0.000123। अब आप इन तीनों को जब आप जमा कर लेंगे तो आप जमा कर सकते हैं, तो आ जाएगा आपके पास, इन तीनों को जमा किया तो आपके पास आ गया, यानी कि जब इन तीनों को जमा किया ये समेशन क्या आ गई, समेशन आ गई आपके पास N1 D1 क्यूब की। तो अब आपके पास बेसिकली आपने क्या किया है N1 D1 क्यूब, N2 D2 क्यूब, N3 D3 क्यूब, इनको जमा ये निकाल लिए, इनको जमा किया तो आपके पास आ गया 0.00442 क्यूबिक मीटर इसका जो यूनिट है, क्योंकि N1 का कोई यूनिट नहीं है, क्यूब है, D1 मिलीमीटर में है, तो क्यूबिक मीटर आपके पास यहाँ पर यूनिट आ गया। फिर N1 D1 4 कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने N1 यहाँ पे D1 4 निकाला है,
0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 की पावर 4, ये वैल्यू आ गई। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.125 की पावर 4, ये वैल्यू आ गई। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.085 की पावर 4, ये वैल्यू आ गई। इन तीनों को जब आपने जमा किया, सम किया, यानी कि सम किस चीज का कर रहे हैं, अब आप सम कर रहे हैं n1 d1, अब आप सम कर रहे हैं n1 d1 4 प्लस n2 d2 4 प्लस n3 d3 4। अब आपने सम किया तो अब आपका ये वैल्यू आ गई। अब क्योंकि हम जो एवरेज डायमीटर प्रोडक्ट का ले रहे हैं, हम वो एवरेज डायमीटर, क्योंकि देखिए आपके पास यहाँ पर परसेंट दी हुई है, देखिए हमारे पास सवाल में परसेंट दिया हुआ है, तो अब परसेंट का क्या मतलब है, वॉल्यूम होगा या मैस परसेंट होगा। देखिए परसेंट गिवन है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी, हम जब आपका कोई प्रोडक्ट होगा, इसका मतलब है जब स्क्रीन एनालिसिस करते हैं तो स्क्रीन एनालिसिस में जब आपका प्रोडक्ट है मैश परसेंट की बात आ रही होती है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि परसेंट में, यानी कि ये मैश परसेंट में ये वॉल्यूम है, आपके पास एक चीज गिवन है, तो हमें पता है कि जो एवरेज डायमीटर ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा, उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि एवरेज डायमीटर का फॉर्मूला डीवी वॉल्यूम या मैश मिल डायमीटर का फॉर्मूला होता है समेशन n1 d1 4 डिवाइड बाय समेशन n1 d1 क्यूब। तो जब आपने लगाया तो ये आपके पास 4 इस 3 से, यानी कि यहाँ पे ऊपर mm4 है, mm3 है, अब आपका 1 mm बच गया, तो अब आपके पास dv जो आ गया, बेसिकली dv यानी कि एवरेज जो आपका डायमीटर प्रोडक्ट का आ गया 0.212 मिलीमीटर। इस तरीके से हम एवरेज डायमीटर को कैलकुलेट करते हैं। जब आपका एवरेज डायमीटर आ गया, अब आपका पास क्योंकि जो साइज है, बेसिकली मैंने आपको बताया साइज में डायमीटर मेन रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अब आपने जब फार्मूले में लगाना है उसके लिए आपको कोई और वैल्यू चाहिए थी, तो आपने लिख दिया यहाँ पर L2 इज इक्वल टू 0.212 मिलीमीटर। अब हमारे पास हर चीज मौजूद है, हमने जस्ट रिटिंजस लॉ का फॉर्मूला लगाया कि अब आपके पास जब रिटिंजस लॉ अब आप लगा रहे हैं, उसमें के आर की वैल्यू जो ऑलरेडी हमें पता थी वही वैल्यू पुट कर रहे हैं, के आर इज इक्वल टू 0.0131 जो हमने पहले उसको लाइमस्टोन से निकाली थी, उसी वैल्यू को यूज करके तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं E इज इक्वल टू के आर एफ सी 1/L2 माइनस 1/L1। तो आपके पास E आ गया, के आर लगा दिया 0.0131, एफ सी डोलोमाइट के लिए 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, L2 1/0.212, L1 1/6। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो E इज इक्वल टू, अच्छा E इज इक्वल टू, देखिए मैंने बेसिकली क्या किया है, गौर कीजिएगा, क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका मतलब है 100 में 2 सिफर हैं, तो अब आप इसको 1.31 लिख दिया। मैंने बेसिकली क्या किया है, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.0131 किया, तो आपके पास यहाँ पे 1.31 आ गया। 100 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.31 आ गया। 1 डिवाइडेड बाय 0.212 आपका जवाब आया 4.717 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6 आपका जवाब आ गया माइनस 0.1667। तो अब आपके पास जब ये चीज़ें आ गई हैं, तो अब आप इसको फर्दर हल करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो डिफरेंस है इसको 1.31 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो E की जो वैल्यू है वो निकलेगी 5.961, आपके पास E की वैल्यू निकल आएगी। इसका मतलब क्या आपके पास, देखिए जब आपके पास 1.31 मल्टीप्लाई बाय 4 इसको जब आपने किया, अब हमने यूनिट्स लगाने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बात है। यूनिट्स सबसे पहले के आर के यूनिट से, देखिए के आर की यूनिट किलोवाट इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मेगा न्यूटन इनटू मिलीमीटर, तो के आर के मैंने वैल्यू यूनिट्स लगा दिए, किलोवाट, मीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन, मिलीमीटर। फिर उसके बाद आपके पास आगे मिलीमीटर जो है, सॉरी अच्छा, सबसे पहले आपके पास ये आपने के आर के यूनिट लगा दिए, के आर के साथ आपके पास एफ सी मल्टीप्लाई हो रही है, एफ सी के यूनिट है मेगा न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, वो लगा दिए, साथ में ये मिलीमीटर है, सारे यूनिट लगा दिए। अब देखिए गौर कीजिए, आपके पास बेसिकली 1 मिलीमीटर यहाँ पे है, 1 मिलीमीटर यहाँ पे है, ये मिलीमीटर मिलीमीटर से कट गया, मीटर स्क्वायर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये मिलीमीटर स्क्वायर इस मिलीमीटर से कट गया, एक मेगा न्यूटन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये मेगा न्यूटन इस मेगा न्यूटन से कट गया, बाकी आपके पास किलोवाट बच गया, तो आपके पास E आ गई 5.961 किलोवाट। इसका मतलब है जो आपको डोलोमाइट क्रश करने के लिए
जो पावर रिक्वायर होगी वो पावर आपके पास होगी 5.961 किलोवाट। बेटा this video is available on ocw.kfueit.edu.pk। उसके अलावा आपकी ये वीडियो लेक्चर वीडियो जो है YouTube चैनल पे मौजूद है। ये वीडियो इसका लिंक आपके LMS पे मौजूद है। बेटा ये सॉल्व प्रॉब्लम इसको इसी तरह नोट्स जो है आपके OCW और LMS पर अवेलेबल है। प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, प्लीज गो थ्रू दिस प्रॉब्लम्स, इनको सॉल्व कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आपके कुछ सवालात हो, यू कैन ऑलवेज राइट मी एन ईमेल asim.ali@kfueit.edu.pk। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है हमारा सोमवार और बुध 11 से 12:30 बजे तक हमारे लाइव सेशन होते हैं। लाइव सेशन में भी आपके पास मौका होता है, आप सवालात पूछ सकते हैं। तो प्लीज बेटा गो थ्रू दीज वीडियोस, आप इसको देखिए, सवाल कीजिए ताकि आप इसको जो है इसको समझ आए और ताकि आप इसको कर सकें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।